हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया था कि आपको एक एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं दो, है ना, नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। तो इसमें जो दो चैप्टर हैं, एक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसको हम देखेंगे। और इस क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम शॉर्ट फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में हमने उस चैप्टर का कंसाइज नोट्स क्रक्स बना दिया है, और उस क्रक्स को आप विजुलाइज करिएगा, आसानी से चीज़ों को समझ लीजिएगा। जब बात आती है वन्य समाज की, तो वन्य समाज में कौन रहेगा? वन्य समाज में रहेंगे आपके ट्राइबल ग्रुप्स। वो क्या करेंगे? निवास करेंगे, और बेसिकली उपनिवेशवाद के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्शन होगा उसको हमें देखना है। कॉन्फ्लिक्शन किस प्रकार का होगा? देखिए, जो जंगलों में रहते हैं उनको आदिवासी या आदिम समूह कहते हैं, और ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, और ये जंगलों में निवास करते हैं, और इनका अपना परंपरा होता है, ट्रेडिशन होता है, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा अलग होता है। जब जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन करना चालू किया, और उनको एक अच्छे ढंग की लकड़ी चाहिए थी, और इसके लिए इन्होंने जंगलों में भी अपना जो है विस्तार करना चालू किया। जब ये ट्राइबल ग्रुप में गए, तो वहाँ पे जब उनके संसाधनों को लूटना चालू किया, तो इस क्रम में कॉन्फ्लिक्शन, जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्शन हुआ। और वो जो आपका उपनिवेशवाद के टाइम में, यानी जब कॉलोनी था इंडिया, उसमें क्या क्या आपके चीज़ें हुई उसको हम लोग विजुलाइज करेंगे। देखिए, ज़मीन की बेहतरी, रेलवे, स्लीपर और बागान। देखिए, वनों का विनाश क्यों हुआ? अंग्रेज़ों को एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए थी, ताकि वो इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा विदोहन कर सकें। और आप जानते हैं, इंडिया आपका सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं होता कि कोई यहाँ पे सोना बहुत था, नहीं, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, और उन रिसोर्सेज का विदोहन करना चाहते थे अंग्रेज। चूँकि आप जानते हैं इंग्लैंड में क्या आ चुकी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के कारण वहाँ पे जो कल मशीनरी है उसका ज़्यादा यूज हो रहा है, और रॉ मटेरियल्स चाहिए। आप जानते हैं इंग्लैंड, आपके पास उतनी लैंड नहीं है कि वो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर सके, इसलिए कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसलिए उन्होंने अनदर कंट्रीज़ में जा करके अपने को एक्सपैंड किया, और इस क्रम में वो भारत को कैसे कॉलोनी बनाते हैं ये आपको पता है। तो उस क्रम में अगर हम देखें, तो वन्य जीव का जो आपका कॉन्फ्लिक्शन है वो क्या है? तो ये क्या चाहते थे? ज़मीन की बेहतरी करना, रेलवे और स्लीपर का निर्माण करना। और जानते हैं, जब पटरी पहले बनती थी रेल की, तो उसमें लकड़ियों का यूज होता था। फिर देखिए, यहाँ पे लिखा है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित किया, वनों को कैसे जो है विनिमय से खेती कैसे प्रभावित हुई, है ना, और नए जो है व्यापार और रोजगार कैसे डेवलप हुए। वन विद्रोह कैसे हुए, बस्तर के लोगों की आय क्या थी, उनके साधन क्या थे। हम जावा के जंगलों के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या बदलाव हुए। चावल का प्रोडक्शन हुआ, जावा में डच वानिकी कैसे डेवलप की, और वहाँ पे हम देखेंगे सुमिन की चुनौती क्या थी, और युद्ध के द्वारा विनाश क्या हुए। जैसे आप जानते हैं, जो जावा और सुमात्रा है, वहाँ पे डचों ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो क्या क्या इफेक्ट आए, इन सब चीज़ों को हमको विजुलाइज करना है। अगर बात करें व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, तो पहला महानिदेशक, अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें, तो ये आपका डायट्रिच ब्रैडिस था। याद रखिएगा, पहला जो महानिदेशक था वनों का, उसका नाम था डायट्रिच ब्रैडिस। ये जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये क्वेश्चन है। फिर देखिए, कह रहा है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जंगलों, ये आपका कक्षा 9 से 10 वाले में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जंगलों का, लोगों को जागरूक, संरक्षण, शिक्षित, और वन, आपका वन संपदा का उपयोग, पेड़ों का प्रतिबंध और दंड व्यवस्था। देखो, इसका मतलब ये है कि जब डायट्रिच ब्रैडिस को अंग्रेजों ने अपना महानिदेशक बनाया फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, तो उसने जो है क्या किया, लोगों को जागरूक किया, और पेड़ों के संरक्षण की बात की, तथा उसने वन संपदा का उपयोग करना चाहा, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। और पेड़ों पर उसने प्रतिबंध लगा दिए कि जंगली जो लोग हैं, जो बेसिकली जनजातियां हैं, वो इसको यूज नहीं करेंगी। या फिर उसने दंड व्यवस्था दी कि अगर कोई पेड़ों को काटता है इस तरीके से, केवल हम ही उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इस क्रम में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इसमें नेक्स्ट आपकी स्लाइड में देखेंगे। इसमें अगर हम बात करें, देखिए लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपके तीनों क्वेश्चन बीपीएससी ने 9th और 10th में बनाए थे, याद रखिएगा। कह रहा है कि ब्रैडिस द्वारा भारतीय वन सेवा की स्थापना। आप देखिए, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय वन सेवा है उसकी स्टार्टिंग 1864 में हुई थी, और भारतीय वन अधिनियम जो है वो 1865 में आया था। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपके
वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया है, साथ में आपके टीआरई में भी आया है, और बीपीएससी जो है आपके जो है स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ. आई एम एम्फोसाइज ऑन जस्ट बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम वेरियस टाइम, सो दैट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 1906, जस्ट बिकॉज देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई. ठीक है, और आप याद रखिएगा यहीं पर वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की भी स्थापना की गई. अगर बात करें 1878 की तो वन अधिनियम आया, और आप जान रहे हैं 1878 में कौन आपके भारत में है, वो आपका है लॉर्ड लिटन. उसी के टाइम पीरियड में देखिए वन अधिनियम संशोधन, वनों को बांटा गया 3 भागों में. डिवाइड द फॉरेस्ट इन 3 पार्ट्स. लस्ट देखिए यहाँ पे पहला है आरक्षित, और फिर है सुरक्षित, फिर है ग्रामीण. ठीक, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण. यानी आरक्षित मतलब जो रिजर्व हैं और प्रोटेक्टेड हैं, और जो आपके रूरल उसमें. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या 2 सुधार हुए हैं. 1927 में भी इस वन अधिनियम में सुधार हो चुका है. और डायट्रिच ब्रैडिस की बात करें तो इनका वर्क क्या था, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड थे. वनों के विनिमय से खेती कैसे प्रभावित होती है इसकी बात करी थी. आप देखिए कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी में घुमंतु खेती यानी झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में बात की है. तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, इंडोनेशिया वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे देखिए लादिंग नाम की जो है आपकी ये क्या है आपकी एक प्रकार की जो है स्थानांतरी कृषि है, जिसको वो लोग परफॉर्म करते हैं. अगर हम बात करें मैक्सिको या मध्य अमेरिका की तो मिल्पा यहाँ पे देखने को मिलते हैं. अफ्रीका की बात करें तो चितमेन और तावी यहाँ पे देखने को मिलते हैं. और चिन्ना जो है या चेना ये श्रीलंका की है, अफ्रीका की चितमेन या तावी है. तावी आपको हमने बताया था. अगर हम मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर में होती है. और अगर बात करें इंडिया की तो यहाँ पे धया है, पेंदा है, बेवर है, नेवड़ है, झूम है, पोडू है. पोडू जैसा हमने आपको बताया अभी आंध्र प्रदेश में होती है. लदांग है, कुमारी है. ये सारी जो है आपकी ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा परफॉर्म की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, जो अनदर स्टेट में अनदर नाम है, उनको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और आगे वीडियो में देखेंगे, इसमें देखेंगे बस्तर के लोग छत्तीसगढ़ में. अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में आपका छोटा नागपुर रीजन में, अगर हम बात करें आपका जो गोंडवाना रीजन है, यहाँ पे आप एक राज्य देखेंगे छत्तीसगढ़. ठीक, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है इंडिया का, आप जानते हैं 26वां राज्य है. 6 से 26, 6 से 36. बस्तर पठार रीजन की अगर बात करें तो बस्तर रीजन जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में गोदावरी के मैदान में ये बसा हुआ है. विकृत यहाँ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, धरती को माँ और जंगलों पहाड़ों को अपना पिता मानते हैं. और एक गांव से दूसरे गांव जंगलों को यूज करने के लिए ये लोग अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि देवसारी या दांड क्या है या मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जनजातियाँ एक गांव से दूसरे गांव में जाती थीं, शिफ्ट करती थीं और वहाँ के जंगलों को यूज करती थीं, तो उनके लिए देवसारी, दाड़ या मान शब्द का प्रयोग करता है. अब देखिए यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कहेगा कि देवसारी या दाड़ या मान क्या है, लिखेगा कि जनजातियों के द्वारा यूज की जाने वाली खाने की एक वस्तु है, या कह देगा जनजातियों के द्वारा पहना जाने वाला परिधान है, या क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनजातियों के द्वारा ठीक एक गांव से दूसरे गांव में जब वो शिफ्ट होते थे और जंगलों को यूज करते थे तो उनको देवसारी या दाड़ या मान कहते थे, जो एक शुल्क होता था. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है. फिर कह रहा है लोगों का भय. 1905 की अगर बात करें तो औपनिवेशिक काल है, आप जानते हैं 1905 का वो दौर है जब लॉर्ड कर्जन भारत में कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के रूप में बैठा हुआ है. और वो क्या कर रहा है, 2/3 आरक्षित वन्यजीव समुदाय सीमित कर दिया उसने, है ना. और उसने क्या कर दिया कि कटाई ढुलाई निःशुल्क कर दिया, और 1 ग्राम, है ना, इन्हीं ग्रामों को आगे चल करके वनों के आरक्षण की चिंगारी. अब देखो इसका मतलब समझो, आप कर्जन ने क्या किया कि जो शर्तें दे दी कि कटाई ढुलाई ये काम जनजातियां करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो उनको करना पड़ेगा. दे हैव टू डू जस्ट बिकॉज दे फोर्स लेबर ये करवाएंगे, जिससे जनजातियों में एक प्रकार का क्या होगा, आप कह सकते हैं रोष आ जाएगा, है ना. और वनों के आरक्षण की यही जो है एक प्रकार से चिंगारी जो है आपकी उत्पन्न होगी. ये जनजातियों से काम करवा लेते थे, उनको मेहनताना भी नहीं देते थे और काफ़ी शोषण कर रहे थे, है ना, इस तरीके से. अब देखिए यहाँ पे दौर है 1899 का, 1900 का ये अकाल पड़ा था. इस समय जो है बगावत हुई थी 1907 से 1908 में. यहाँ पे क्या हो गया था, जो है आपका मूवमेंट चालू हो गए थे. अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, और आप जानते हैं संथाल परगना सिद्धू कानू, छोटा नागपुर रीजन में बिरसा मुंडा.
तो ये सब जनजातियों के लीडर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अलूरी सीताराम राजू पर तो साउथ इंडिया में मूवी भी आ चुकी है, आप देखिएगा कहीं, है ना। इनका जो क्षेत्र था वो रंपा क्षेत्र था, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश रीजन में, जब आप चाहेंगे वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बस्तर की बात करें तो ये ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से, मुरिया है, देखिए मुरिया, गोंड, धुरवा, है ना, भतरा। अब धुरवा वगैरह पूछ लेगा आप फंस जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं। हलबा, हलबा, अब आपने कभी सुना था हलबा जनजाति के बारे में? नहीं सुना होगा। अब आप वही यूट्यूब पे पढ़ेंगे, है ना, वन लाइनर, तो वही जनजातियाँ वही लूसेंट से ला करके चेप देता है और पढ़ा देता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हलबा ट्राइब कहाँ मिलेगी, तो आपको पता है बस्तर रीजन में। बस्तर रीजन अपने आप में छत्तीसगढ़ का लौह उत्पादन के लिए फेमस है। अडानी ग्रुप ने वहाँ पे जबरदस्त तरीके से जो है एक्सकेवेशन किया, वहाँ पे खुदाई की है और विदोहन किया संसाधनों का, जिससे जनजातियाँ जो है उनको विस्थापित होना पड़ा है। और ये कहीं ना कहीं जनजातियों का और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्शन देखने को मिलता है। अगर 1970 की बात करें तो, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो, यहाँ पे कागज लुगदी आप देखिए 4600 हेक्टेयर पर वृक्ष का उगाने की बात हो रही है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर आप जावा की देखिए जावा की बात करते हैं। तो जावा की बात करें तो जावा में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जावा आप जानते हैं इंडोनेशिया में है, चावल उत्पादन का एक द्वीप है, डचों का एक उपनिवेश था। 1600 में जावा की जनसंख्या 34 लाख थी। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जब एक्ट आया, जावा लोगों को लकड़हारा समुदाय के रूप में जो है वहाँ पे लोग डिफाइन करते थे। क्योंकि यहाँ लकड़ियाँ बहुत सर्वोत्तम थी, तो अंग्रेज यहाँ पर जा करके एक समुदाय था कलांग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत कम लोगों को पता होगा। कलांग समुदाय के लोग लकड़ी काटने का सर्वोत्तम काम करते थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कलांग कहाँ का समूह है जो एक बहुत अच्छा लकड़हारा है, ठीक, वुड कटर है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? ये आपका कहीं ना कहीं जावा है इंडोनेशिया में, और ये यहाँ पर आपके परफॉर्म होते हैं। अगर डच की बात करें तो डच वैज्ञानिक पद्धति ग्रामीण वर्ग जंगलों तक पहुँचाने से रोक। अब देखिए पवित्र बगीचे को ये लोग सरना कहते हैं, देवरा कुडू कहते हैं, कान कहते हैं और राई कहते हैं। ये पवित्र वन है इन लोगों के, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरना क्या है, देवरा कुडू क्या है, कान क्या है और राई क्या है? दीज आर द पायस, यू कैन से दैट पायस आपके गार्डन्स हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको मैंने समझाया। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगला हम वीडियो लेंगे जो दूसरा चैप्टर है उसको हम डिफाइन कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप एनसीईआरटी से ऐसे ही नोट्स बना डालिए, क्रक्स बना डालिए और उनको बार बार रिवाइज करिए ताकि आप चीज़ों को कर सकें।